हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार, ख़ास करके यहाँ पर हम विशेषतः जिस एक बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे, यहाँ पर आप भी जानते हैं कि राज्य स्पेशल परीक्षाओं को आधारित करते हुए एक विशेष पहलू, एक विशेष बिंदु के साथ हम अपने इस सेशन की शुरुआत करेंगे। तो आप लोग अगर इस सेशन में जुड़े हैं, तो इस सेशन को लाइक और साझा करते हुए, ख़ास करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अन्य दोस्तों, मित्रों के पास साझा करेगा इस सेशन को, ताकि इस सेशन को उन लोगों तक भी पहुँचाया जा सके, जिनकी ज़रूरत है। आज की विषय संकल्पना की जब बात की जाए तो आप भी जानते हैं राज्य स्पेशल परीक्षाओं को आधारित करते हुए, चाहे वो आरओ हो, पीसीएस की परीक्षा हो, यूपीएसआई हो, लोअर पीसीएस का पेपर हो या यूपीएसआई कांस्टेबल जैसे एग्जाम हो, जूनियर असिस्टेंट का पेपर, कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर, तो उन्हीं सारे एग्जामों को टारगेट करता हुआ यह पूरा यह क्लास आपको देख मिलेगा। हालांकि इसके अंदर ध्यान रखिएगा, आजकल तो प्रवृत्ति है कि यूपी टेट, सुपर टेट में भी कुछ क्वेश्चन आपके यूपी जीके से पूछे जाते हैं। इवन यूपी पीसीएल वगैरह की जब बात की जाए तो उसमें भी प्रश्नों की प्रवृत्ति देख मिलती है, हाई कोर्ट के एग्जाम में भी। तो ऐसे कई सारे एग्जामों को टारगेट करता हुआ ये पूरा सेशन उसी पे डेडिकेटेड दिखाई देता है, जो परीक्षक के आधार से पूछे जाने वाले विभिन्न प्रश्नों को, उनके मंतव्य को समझते हुए अलग अलग व्याख्याओं के साथ आपका एक विशेष स्टैंडर्ड उस लेवल तक व्यवस्थित करता है, ताकि आप कभी परीक्षा में जाए तो इन प्रश्नों का एक समुचित, सटीक जो उत्तर होता है उसे सही संदर्भों में दे पाए और एक अच्छा खासा नंबर स्कोर कर पाए। तो आज के क्रम की शुरुआत यहीं से करते हैं इसी बिंदु के साथ कि वाग्देवी की कृपा सदैव आपके ऊपर बरकरार रहे। सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचने विद्या रूपी विशालाक्षी विद्या देही नमोस्तुते। माँ वाग्देवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त हो ताकि नित्य नई ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करें, यही संकल्पना सदैव से हमारी आपके प्रति होती है। बिंदु की अगर बात की जाए तो आज के बिंदु में जिसकी हम शुरुआत करेंगे, खासा आप भी जानते हैं राज्य स्पेशल परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में एक एक चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये आज का मोटिवेशन कोट कुछ इस तरीके से कि किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो भैया खुद की मेहनत से ही मिलती है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि लोग हमें सलाह जरूर देते हैं, ये बिल्कुल सत्य बात है। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा कि किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन जो मंजिल होती है वह मिलती है केवल और केवल खुद के मेहनत से। खिल के बलबूते से ही क्या होती है, वह आपकी मेहनत प्राप्त होती है। और इसी कारण से आपसे सदैव कहा जाता है कि आप अनवरत तरीके से मेहनत करिए, जब तक आप लोग अपनी सफलता, अपने उस मंजिल, उस गोल को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। तो विषय संकल्पना में खास करके इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा कि किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल जो मिलती है वह केवल मिलती है अपने खुद के मेहनत के बदौलत। तो इसी कारण से आप अनवरत मेहनत करते रहिए उस माझी मैन के तरीके से, जिसने हमसे बार बार बोला है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम किस्मतों के गुलाम नहीं, हम हौसलों के नवाब हैं। इसी परिकल्पना के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो आपके सम्मुख है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से 2001 से 2011 की गणना के दौरान अगर हम साक्षर व्यक्तियों की बात करें तो उसमें कितने % की वृद्धि हमें देखने को मिलती है। यूपी के साक्षरता की जब बात की जाए तो यूपी में जो साक्षरता की एक वृद्धि है, अगर उसको देखा जाए तो ये साक्षर व्यक्तियों में खास करके परसेंटेज वृद्धि हमें देख मिलती है 2001 से लेकर के 2011 के बीच। कितनी वृद्धि हमें देख मिलती है? खासा 18% की वृद्धि, 11% की वृद्धि, 10% की वृद्धि या फिर आपके 13% की वृद्धि। तो साक्षर व्यक्तियों में बहुत ज्यादा तो वृद्धि ना हुई थी 2001 से लेकर के 2011 के बीच में। ये जो वृद्धि थी वो कुल मिला के 11% की। कितना? 11% की वृद्धि हमें खास करके साक्षरता में देख मिलती है। सामान्य आप भी जानते हैं, चूंकि यहाँ पर 10 साल का अंतर लिया गया, तो क्यों लिया गया? तो 2001 से लेकर के 2011 आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जो गणना कराई जाती है वह कब कराई जाती है? तो सामान्य रूप से जनगणना 10 साल के अंतराल पर कराई जाती है। तो इसी 10 साल अंतराल की जब बात की जाए तो इस 10 साल अंतराल को कई बार आपने सुना भी होगा, इसे हम क्या नाम देते हैं? दशकीय वृद्धि भी नाम देते हैं। तो ये जो दशकीय वृद्धि यह आपको दिख मिलती है वह कितनी रही? तो आपको 11.3% के रूप में दिख मिली। हालांकि साक्षर की जब बात की जाए तो हमारे यहाँ पे कई बार आपसे बताया जाता है कि हमारे यूपी में जो साक्षरता है वह कितनी है, तो वह 67% है। और 67% साक्षरता में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे गौतम बुद्ध नगर जिले में, और सबसे कम पढ़े लिखे ये आपके श्रावस्ती से संबंधित होते हैं। इसी साक्षरता की जब बात की जाए तो इसी साक्षरता में दो बिंदु आपने देखा होगा। एक साक्षर होता है पुरुष, तो पुरुष साक्षरता हमारे यहाँ पर कितनी है? तो 67 के एवज में ध्यान रखिएगा 77% हमारे यहाँ पर पुरुष पढ़े लिखे हैं, जिनमें भी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं गौतम बुद्ध नगर जिले से और सबसे कम पढ़े लिखे हैं आपके श्रावस्ती से। और इसी तरीके से देखा जाए तो पुरुष के बाद आती है नाम महिला। महिला साक्षरता कितनी है? तो ये आपको देख मिलता है 57%। तो आज 57% के परिपेक्ष ध्यान रखिएगा। आपके कानपुर की जब बात की जाए तो कानपुर में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं होती हैं, और जब हम बात करते हैं श्रावस्ती में तो श्रावस्ती में क्या होता है? सबसे कम पढ़े लिखे लोग हो जाते हैं। तो
तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हालांकि हमारे यहाँ पे साक्षरता को कैसे बढ़ाया जा सके उसके लिए सरकार ने बहुत सारे आपके पर्याय चालू किए हैं। जैसे 86वां संविधान संशोधन क्या बोलता है, हमारे लिए खास करके मौलिक कर्तव्य को ऐड कर रखा है 11वें नंबर का। आप भी जानते हैं कि हमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करना है, निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करना है। इवन आपने सुना होगा अनुच्छेद 21 का कि जब बात की जाए तो वहां पे बाल्य को खास करके क्या करना है, आपके निःशुल्क शिक्षा देना, ये हमारे संविधान का मौलिक अधिकार भी है। परिपेक्ष की जब बात की जाए तो आप भी जानते हैं स्कूल चलो अभियान वगैरह, संकल्पना की जब बात की जाए तो स्कूल चलो अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, इन सारे बिंदुओं को भी हमने क्या कर रखा है, पढ़ाई लिखाई के लिए बढ़ा रखा है। साक्षर हम किसे मानते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा 7 वर्ष से ऊपर का कोई भी बच्चा जो अपनी भाषा में, खास करके मातृभाषा में या तो पढ़ सकता है या फिर लिख सकता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, साक्षर की भी संज्ञा देते हैं। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है कि 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक नगर में जनसंख्या सबसे कम थी। आज जनगणना की जब बात की जाए तो जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस एक नगर की आपको देख मिलती है। सामान्यतः अगर देखा जाए तो कानपुर, आगरा, लखनऊ या फिर आपके बनारस, किस नगर में जनसंख्या सबसे कम देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करते हैं जनसंख्या को लेकर के तो 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार अगर हम सबसे कम संख्या की बात करें तो यह हमें बनारस में देख मिलती है। यहाँ पे एक शब्द ध्यान रखिएगा, क्या कहा गया था, नगर में। ठीक है, तो नगर मतलब एक तरीके से नगर निगम या जो शहरी क्षेत्र है। शहरी क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य की जब बात की जाए तो सर्वाधिक कहाँ पे है, तो शहरी क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो आपके कानपुर में देख मिलता है। लेकिन जब बात की जाती है सबसे कम तो ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, आप कह सकते हो बनारस का नाम। वैसे हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी की जनसंख्या कितनी है, तो यूपी के परिप्रेक्ष्य में 2011 की जो जनगणना है अगर उसको हम थोड़ा सा ध्यान रखें तो हमारे यहाँ पे आपने सुना होगा 19,98,12,341, ये क्या होती है, ये पूरी पूरी संख्या होती है। और इस मामले में प्रयागराज जो है, प्रयागराज में सर्वाधिक संख्या है, जबकि सबसे कम की बात की तो सबसे कम कहाँ पे है, ये आपके महोबा में है। तो महोबा की जब बात की जाए तो महोबा में सबसे कम होता है और प्रयागराज में संख्या सबसे ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे नगर की बात की गई है तो नगर की संकल्पना कितनी होती है, सर्वाधिक आपके कानपुर में और सबसे कम कहाँ पे, आपके बनारस में। हालांकि जनगणना की जब बात की जाए तो जनगणना जब करी गई थी, आप भी जानते हैं यूपी में 71 जिले थे और 71 जिलों में आप जानते हैं कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या की बात करें तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगम की संख्या कितनी थी, तो नगर निगम की जो संख्या थी उनकी संख्या थी 7। तो 7 ऐसे नगर निगम थे जो खास करके 10 लाख से अधिक जनसंख्या रखते थे। और इसी में अगर हम जिलों की बात करें तो कौन से जिले, तो खासा 12 जिले ऐसे थे जिनके पास क्या थी, 10 लाख से अधिक जनसंख्या थी। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। आगे की बात करें तो कहा जा रहा है कि हमारी यूपी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो कौन सा जिला सबसे कम जनघनत्व को धारित करता है। यूपी का ऐसा कौन सा जिला है जो जनगणना के अनुसार सबसे कम जनघनत्व को धारित करता है। यह नाम होता है इलाहाबाद, ललितपुर, आगरा या फिर आपके कानपुर के रूप में। देखिए आज यूपी की जब बात की जाए तो सबसे पहली बात जनगणना का संदर्भ और जनगणना की बात की जाती है तो जनघनत्व का नाम। जनघनत्व तो सामान्य रूप से आपने सुना होगा, हमारे यहाँ पे बात किया जाता है कि 1 वर्ग किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर की चौड़ाई, अगर हम इसको एक साथ रखें तो उस दशा में ये बात आती है कि इस लोकेशन में कितने लोग एक साथ निवास करते हैं। इसे लोकेशन में निवास करने वाले लोगों का जो स्ट्रेंथ है वह कितना कितना हमें देखने को मिलता है और इसी संख्या को हम लोग क्या मानते हैं, जनघनत्व के रूप में जानते हैं। तो 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग आपके निवास करते हैं, अगर उसकी बात की जाए तो उसको हम इस परिप्रेक्ष्य में देख पाते हैं। आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में ललितपुर नाम ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सबसे कम अर्थात न्यूनतम लोग निवास करते हैं। वैसे हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी का जो औसत जनघनत्व है वह कितना है, वह आपको देख मिलता है 829। ठीक है, 829 की जब बात की जाए तो 829 हमारी यूपी का औसत जनघनत्व है, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में औसतन लोग 829 रहते हैं। लेकिन ललितपुर की जब बात की जाए तो ललितपुर में सबसे कम रहते हैं 252 लोग, और जबकि सबसे ज्यादा की बात की तो ये कहाँ पे, तो आपके गाजियाबाद में। गाजियाबाद हमने कई बार बताया है कितना, 3971। 3971 लोग क्या होते हैं, 1 वर्ग किलोमीटर में आपके निवास करते हैं। तो गाजियाबाद में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं 3971, और ललितपुर की जब बात की जाए तो सबसे कम लोग केवल 252 लोग। तो 252 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं और इस जनघनत्व को हम इस परिप्रेक्ष्य में देख पाते हैं। ठीक है, आगे की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि हमारी यूपी के परिप्रेक्ष्य में कौन सी जनजाति ऐसी है जो विधवा विवाह का भी प्रचलन आयोजित करती है। खासा इसका नाम होता है खरवार, गोंड या फिर बैंगा या फिर थारू। और बेसिक आप लोग अगर इस सेशन में जुड़े हैं तो इस सेशन को लाइक और साझा करने की जरूर कोशिश करिएगा, और ये भी कोशिश करिएगा कि चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अन्य दोस्तों मित्रों के पास साझा भी करिएगा, क्योंकि हमारी संकल्पनाओं का एक ही विषय बिंदु होता है कि क्यों थक कर जमीन पर बैठ करके उस आसमान को देखता है।
क्यों जमीन पर बैठ करके उस आसमान को देखता है? अरे खोलना पंखों को, खोलना पंखों को, क्योंकि जमाना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी उड़ान को देखता है और तुम्हारी सफलता का एक ही मंतव्य है, एक ही पर्याय है, अनवरत परिश्रम, उसके अलावा कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं। यहां पर हम किसकी बात करें? विधवा विवाह। तो कौन सी जनजाति ऐसी होती है जहां पे विधवा विवाह का प्रचलन हमें देखने को मिलता है? ये हम काफी महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि पहली बार हमारे समाज में आप जानते हैं कि विधवा विवाह पूरी तरीके से मान्य नहीं था। सामान्यतः क्या होता था कि जब भी किसी पति का डेथ होता था तो पत्नी का क्या होता था, वो आपने रानी पद्मावती के बारे में सुना है, जौहर, तो सती होना एक हमारे यहाँ पर विशेष कामन संकल्पना थी। उस दशा में अगर हमारे यहाँ पर विधवा विवाह होता है तो उस दशा को हम काफ़ी महत्वपूर्ण मानेंगे, क्योंकि उस समाज की बात हो रही है जहाँ पर सती होना एक समाज का मुख्य अंग माना जाता था। तो विधवा विवाह की जब बात की जाए तो ये खास करके हमारे यहाँ पर थारू जनजाति की जब बात की जाए तो थारू जनजाति के अंतर्गत आपको दिख मिलता है। वैसे थारू जनजाति के अंतर्गत विवाह के 2-3 स्वरूप और ध्यान रखिएगा। जैसे एक विवाह है बदला विवाह। बदला विवाह, बदला विवाह का संदर्भ क्या है? तो बदला विवाह का संदर्भ है कि जैसे उसकी बहन उसके भाई के साथ और उसकी बहन उसके भाई के साथ, मतलब आपस में अदला बदली। इवन अगर देखा जाए तो इसके बारे में आपने सुना होगा कि जो सामान्य विवाह होती थी उसमें हम क्या कहते थे? पक्की पोढ़ी कहा जाता था। पक्की पोढ़ी मतलब आप समझ सकते हैं विवाह का ठीक हो जाना। इवन विधवा विवाह के परिप्रेक्ष्य एक नाम ध्यान रखिएगा, खास करके इस टाइम पे एक भोज दिया जाता था जिसको नाम दिया जाता लठ भरवा भोज। क्या कहते हैं? लठ भरवा भोज की जब बात की जाए तो ये इनके समय काल में दिया जाने वाला एक विशेष प्रकार का भोज होता है। थारू जनजाति की जब बात की जाए तो आप भी जानते हैं ये हिंदू धर्म से प्रेरित होती हैं। सामान्यतः अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म के जितने भी रीति रिवाज त्योहार वगैरह होते हैं उनका आयोजन करती है। लेकिन एक विशेष त्योहार ध्यान रखिएगा, दीपावली। दीपावली को ये क्या मनाते हैं? सामान्य शब्दों में शोक के रूप में आयोजित करते हैं। और दीपावली के अलावा अगर देखा जाए तो इनके माध्यम से एक त्योहार और ध्यान रखिएगा, बजहर। बजहर नाम के त्योहार की जब बात की जाए तो बजहर त्योहार ये लोग क्या करते हैं? बड़े स्तर पे आयोजित करते हैं। सामान्यतः अगर देखा जाए तो थारू के द्वारा 2-3 काम किया गया। जैसे निजी बैंक खोला गया। निजी बैंक कहाँ पे खोला गया? तो निजी बैंक की जब बात की जाए तो ये आपके बलरामपुर में खोला गया। ठीक है, बलरामपुर में खोला गया। इवन इसी परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो इन्हीं के परिप्रेक्ष्य नाम आपने सुना होगा। निजी बैंक जो खोला गया था वो बहराइच में खोला गया था, माफी चाहते हैं, बहराइच। बहराइच की जब बात की जाए तो इसी बहराइच में आपने होम स्टे योजना सुना होगा। होम स्टे योजना ये भी आपके थारू जनजाति के माध्यम से, हाँ, इनके माध्यम से एक विशेष बिंदु ध्यान रखिएगा, जनजाति संग्रहालय। तो जनजातियों का एक विशेष करके केंद्र सरकार राज्य सरकार के सहयोग से एक संग्रहालय स्थापित किया गया। तो ये कहाँ पे पहला स्थापित किया गया है? ये आपके बलरामपुर में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो बलरामपुर में इनका नाम प्रमुख रूप से मिलता है। जो कि थारू जनजाति है तो बताया जाता है कि इनका संबंध जो है वो थार के रेगिस्तान में रहने वाली एक घुमंतू प्रवाद के कबीले के रूप में देख मिलती है। आगे चल करके इन्होंने क्या किया, जो हमारे यूपी का तराई का रीजन है वहां पे आके बस गए और मुख्य रूप से इनकी जो संख्या विशेषता पाई जाती है वो आपके गोरखपुर में पाई जाती है। सरकार भी इनके डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे कार्य करती है, जैसे थारू विकास परियोजना, या आपने नाम भी सुन रखा होगा। परिपेज की जब बात की जाए तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, हमारी यूपी की क्या है? सबसे बड़ी जनजाति समूह है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी जनजाति समूह। तो इनका नाम क्या होता है? इनका नाम होता है थारू के रूप में। तो थारू जनजाति हमारी यूपी की सबसे बड़ी जनजाति समूह भी होती हैं। कहा जा रहा है कि अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में अनुसूचित जनजातियों के परिप्रेक्ष्य में संख्या सबसे अधिक है। आज कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर अनुसूचित जनजातियों की बात की जाए जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है? देखिए, आज अगर हम अनुसूचित जनजाति की बात करें जिसको हम शेड्यूल ट्राइब्स के रूप में जानते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो यहाँ पर किसकी बात की गई है? शेड्यूल कास्ट के रूप में अनुसूचित जाति की बात की गई है। अब अनुसूचित जाति की बात करें तो इनकी संख्या कहां पर सबसे ज्यादा है? तो सीधे शब्दों में आप कह सकते हो हमारा यूपी ही इस मामले में टॉप लेवल पे है। यूपी की जब बात की जाए तो यहाँ पे अनुसूचित जाति की संख्या सबसे ज्यादा है। और अनुसूचित जाति के बारे में आपने सुना होगा, खास करके जब हम सीतापुर जिले की बात करें, सीतापुर जिले में इनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है। और सीतापुर के अलावा अगर हम बागपत की बात करें तो बागपत में इनकी संख्या क्या होती है? सबसे कम आपको दिख मिलती है। हाँ, एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में आपके अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे ज्यादा है। कितनी होती है? तो करीब करीब कुल जनसंख्या का अगर हम नाम लें तो कुल जनसंख्या का करीब करीब 20% हिस्सेदारी। कितना? कुल जनसंख्या का करीब करीब 20% जो हिस्सेदारी है 2011 की गणना उसके अनुसार हमारे यूपी में अनुसूचित जातियां निवास करती हैं। ठीक है, आगे की बात की जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा, कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में आयोजित करती है? अब इसमें तो कोई संदेह नहीं, अभी हमने चर्चा किया त्योहारों को लेकर के। तो कौन सी जनजाति है? थारू। थारू लोग दीपावली को क्या करते हैं? शोक के रूप में आयोजित करते हैं।
खासा। इनके अलावा बजहर नाम का त्यौहार प्रमुख रूप से मनाया जाता है और हिंदू जाति में जितने त्यौहार होते हैं जैसे होली है, होली के अलावा राखी है, राखी के अलावा आप कह सकते हो और भी जो विशेष त्यौहार हैं जैसे खिचड़ी, फगुआ, पंचमी, इन सब की बात की जाए। दीपावली को शोक, एक्चुअली इसका थोड़ा सा एक मानक जो जुड़ता है ना, वो कथानक के ऊपर आधारित है। मान्यता के अनुसार आप समझ सकते हैं कि ये जो गोरखपुर का लोकेशन है, तराई वाला क्षेत्र, वो नेपाल के साथ लगता है। नेपाल में लोकेशन कौन सा? मिथिला। तो मिथिला कुमारी को आप भी जानते हैं, माता सीता। माता सीता जिनका ब्याह भगवान राम के साथ सीता स्वयंवर के परिप्रेक्ष्य में। तो किसी भी परिवार की जब बात की जाए तो उसकी एक ही अवस्था होती है कि जो हमारी बिटिया है उसका जब विवाह हो ना तो वो अपने पति के साथ रहे। और पति के साथ रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जंगल में रहे। पति के साथ रहे तो मतलब वही दूधो नहाओ पूतो फलो वाला 10 मंजिला घर हो, शहर में कहीं क्वार्टर हो, बड़ी सी गाड़ी हो, बढ़िया बढ़िया जो संकल्प होता है। तो यही सबकी मान्यता होती है कि हमारी बिटिया जहाँ पे भी रहे घर में खुशहाल रहे, खीर पूड़ी व्यंजन के रूप में मिले। लेकिन आप भी जानते हैं कि माता सीता का स्वयंवर हुआ, अच्छी बात रही, वो अयोध्या आई। अयोध्या आने के बाद आप भी जानते हैं कि इस कथानक में एक पहलू जुड़ता है कि वनवास होना। चलिए, वनवास होना भी अच्छा था क्योंकि पति के साथ थी। हमारे संदर्भ में माना भी जाता है कि पति परमेश्वर होता है। लेकिन पति ने खास करके लंका में रावण को मारा, फिर उसके बाद लेकर आए एक और आवभगत, फिर ये राजा के परिप्रेक्ष्य कह सकते हो कि यहाँ की रानी बनती है अयोध्या की। लेकिन एक छोटा सा छेपक आपने देखा कि जहाँ पे इनको क्या किया जाता है, वनवास में भेज दिया जाता है दूसरे चरण में, खास करके कुछ दोषारोपण के आधार पे। तो कोई भी परिवार होगा इससे खिन्न हो जाता है कि देखो भाई, पति कम से कम उसके साथ रहता ना, ये सबसे बड़ा मानक था। तो हमारी बिटिया जो मिथिला कुमारी थी, नो डाउट भगवान राम के साथ रहती थी, भले रानी थी, अच्छी बात थी। नहीं रानी थी, जंगल में रहती थी, कम से कम उसका पति उसके साथ था। लेकिन जब ये वापस आते हैं घटनाक्रम वहीं से बदल जाती है और इसके बाद ही छेपक आपका चालू हो जाता है। तो इनका मानना था जंगल में ही पड़े रहते, कोई दिक्कत ना थी। लेकिन जब जंगल से वापस आए तो आप भी जानते, वापस आने में लोगों ने, दीपावली की शुरुआत तो वही मानी जाती है ना कि राम जंगल से घर आए थे और वहीं पर घी के दिए जलाए गए थे। तो इसी परिप्रेक्ष्य ये लोग कहते हैं नाहक वो दिए जलाए गए, भगवान राम नाहक जंगल से घर आए, जंगल में ही रहते, कम से कम हमारी बिटिया साथ रहती है। तो इसी कारण से इस दीपावली को ये लोग क्या मानते हैं, अपने आप में शोक मानते हैं, क्योंकि वहां से इनकी बिटिया अर्थात मिथिला कुमारी का क्या होता है, एक क्षरण चालू हो जाता है। खास करके पारिवारिक विवादों की जब बात की जाए तो उसके अंतर्गत आप देख पाते हैं कि राम और सीता का अलगाव प्रमुख रूप से। तो इसी कथानक को आधारित करते हुए ये दीपावली और शोक का संदर्भ होता है, क्योंकि ये दीपावली के परिप्रेक्ष्य में अगर इनकी बात की जाए तो ये कहाँ से संबंधित है, तो ये मुख्य रूप से आपका जो नेपाल का हिस्सा है, नेपाल और यूपी का जो तराई रीजन है, वहां से इनका नाम दिख मिलता है। ठीक है, तो तराई क्षेत्र से इनका संबंध आपको दिख मिलता है। ठीक है, बेसिक अगर देखा जाए तो यहीं पे नाम आता है कि पहरिया जनजाति का निवास स्थान हमारे यूपी में दिख मिलता है। आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में एक जनजाति है जिसका नाम है पहरिया जनजाति। यह यूपी में सोनभद्र में, ललितपुर में, बहराइच में या फिर आपके पीलीभीत में। पहरिया जनजाति बेसिकली हमारी यूपी में कहाँ निवास करती है, तो पहरिया जनजाति का जो निवास स्थान है सोनभद्र में, ललितपुर में, बहराइच में या फिर आपके पीलीभीत में। पहरिया जनजाति, पहरिया के बारे में खासा ध्यान रखिएगा, यह यूपी में कहाँ निवास करती है, तो यह मुख्य रूप से सोनभद्र में। एक्चुअली हमारी यूपी की जब बात की जाए ना तो एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारी यूपी में पहली बार 1967 में क्या किया गया था, 5 जनजातियों को घोषित किया गया था। किस रूप में? 5 जातियों को जनजाति का दर्जा राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया था। लेकिन सीधे शब्दों में आप कह सकते हो कि राष्ट्रपति ने यहाँ दर्जा तो दिया, लेकिन एक समय आता है जब हमारे यहाँ पर उत्तराखंड नाम का नया राज्य बनता है। तो जनजातियां जो होती है ना, वो मुख्य समाज में नहीं रहती हैं। इनका जो संबंध होता है वो कहीं अपने रिमोट एरिया में, जैसे कोई द्वीप हो गया, कोई पहाड़ी क्षेत्र हो गया, कोई जंगली एरिया हो गया, वहाँ पर निवास करते थे। तो उत्तराखंड का हिस्सा पूरी तरीके से पहाड़ी है, तो वहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या रहती थी। तो उत्तराखंड बंटवारा होने के बाद 3 प्रमुख जातियां कहाँ चली गई, उत्तराखंड में। तो हमारे यहाँ पर कितनी बचती हैं, तो हमारे यहाँ पर इस 5 में से केवल 2 बचती हैं। क्या बचती हैं? केवल 2 बचती हैं। तो फिर से एक बार राष्ट्रपति जी के द्वारा क्या किया गया, आपके 2003 में कितनी 10 नई जातियों को ऐड किया गया, 10 नई जातियों को जनजाति का दर्जा दिया गया। तो अब हमारी यूपी में कितनी जातियां होती हैं, तो अब हमारी यूपी में कुल 12 जनजाति देख मिलती हैं। कितनी? 12 जनजाति हमारी यूपी में देखने को मिल जाती हैं। और इन्हीं 12 जनजातियों को आधारित करते हुए अगर हम थोड़े से आंकड़ों की बात करें तो सबसे पहली बात आती है हमारी यूपी में सोनभद्र में जो है वो सर्वाधिक मात्रा में रहती हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक जनजाति की जब बात की जाए तो ये सोनभद्र में रहती हैं। अगर हम सबसे कम की बात की तो न्यूनतम कहाँ पे रहती हैं, तो न्यूनतम आपके बागपत में रहती हैं।
बागपत में सबसे कम जनजातियों की संख्या पाई जाती है। हाँ, एक नाम और ध्यान रखिएगा, हमारे यूपी के परिप्रेक्ष्य में आपने कई बार सुना होगा अयोध्या के बारे में। तो अयोध्या और जालौन की जब बात की जाए तो ये भी विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है। तो अयोध्या और जालौन में कोई भी जाति नहीं पाई जाती है। हाँ, इसके अलावा राज्य की जब बात की जाए तो पंजाब भी कई बार पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, पंजाब राज्य में भी कोई जनजाति नहीं पाई जाती है। तो मुख्य रूप से सोनभद्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है, बागपत में सबसे कम, अयोध्या जालौन में तो ना ही पाई जाती है। परिपेज की जब बात की जाए तो सोनभद्र में खास करके हमारे यहाँ पर पहरिया जनजाति प्रमुख रूप से। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो खरवार जनजाति। आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के परिपेज में किस जिले में निवास करती है? खरवार जनजाति। बेसिक अगर देखा जाए तो देवरिया, सोनभद्र, मिर्जापुर या फिर आपके उपरोक्त सभी। खरवार जनजाति। खरवार के बारे में तो एक आपने कथानक भी सुना होगा। बेसिक अगर देखा जाए तो कहाँ पे निवास करती हैं? तो ये देवरिया में भी, सोनभद्र में, मिर्जापुर में भी। खरवार की जब बात की जाए तो मान्यता के अनुसार ये बताया जाता है कि ये जो खरवार थी, ये एक हमारे यहाँ पर पौधा होता था खैर। तो खैर नाम का जो वृक्ष होता था उससे क्या मिलता है? हम लोगों को कत्था मिलता है। तो एक विशेष प्रकार की जाति जो कत्थे का व्यापार करती थी, इसी कारण से इसको क्या नाम दिया जाता था? खैरवार नाम दिया जाता था। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ना कि हमारे गांव में दूध बेचने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? दूध वाला। जो हमारे यहाँ पर सब्जी बेचता है उसको सब्जी वाला कहते हैं। तो उसी तरीके से खैर नाम के पौधे से मिलने वाला कत्था, उसको बेचने वाले के खैरवार नाम, या कई बार हम लोग इसे खरवार भी कह देते हैं। ठीक है, मान्यता के अनुसार अगर देखा जाए तो ये कहाँ से रहने वाले थे? तो जो झारखंड का पलामू पठार है, उस पलामू पठार से इनका संबंध आपको देखने को मिल जाता है। बताया जाता है कि उसी पठारी क्षेत्र में जो झाड़ी पाई जाती है खैर नाम की, उससे कत्था मिलता था, तो उसी का ये लोग व्यापार करते थे। तो इनकी जब बात की जाए तो इनके माध्यम में एक चीज और ध्यान रखिएगा, इनके माध्यम में आपने कई बार सुना होगा, जो हमारी यूपी का सोनभद्र और जो मिर्जापुर का लोकेशन है, वहां पे इनका नाम काफी चर्चा में रहता है। क्यों? क्योंकि सोनभद्र मिर्जापुर जो लोकेशन है वो किससे लगा है? आपके उसी पलामू का पठार, भाई झारखंड छत्तीसगढ़ के साथ हमारी सीमा साझा होती है। तो इस नाम से एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनके माध्यम से क्या होता है, एक नृत्य आपने सुना होगा, कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य की जब बात की जाए तो कर्मा नृत्य का आयोजन इनके माध्यम से प्रमुख रूप से किया जाता है। तो कर्मा नृत्य के बारे में खासा ध्यान रखिएगा। कर्मा नृत्य की जब बात की जाए तो ये किसके द्वारा? खैरवार या खरवार जनजाति के द्वारा किया जाता है। हमने कई बार बताया, तू मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो सोना मतलब सोनभद्र, और कर्मा तू मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा। ठीक है, तो कर्मा और सोनभद्र का रिलेशन ध्यान रखिएगा। खरवार जनजाति के द्वारा यह नृत्य आपका किया जाता है। बेसिक उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कह सकते हो कि हमारे यहाँ पर खास करके सबसे बड़ा बाघ प्रमुख रूप से दिख मिलता है। मतलब आप कह सकते हो कि अगर हम बात करते हैं हमारे सरकार को लेकर के राजस्व के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, अगर हम राजस्व की बात करें, राजस्व मतलब आय, ठीक है, सीधे शब्दों में अगर हम बात करें आय को लेकर के, तो राजस्व या आय की जब बात की जाए तो सबसे बड़ा बाघ नहीं बल्कि भाग। ठीक है, तो राजस्व या आय का जो सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है वो कैसे प्राप्त होता है? आप भी जानते हैं, जैसे आप लोग हैं, आप लोगों की संकल्पना क्या है कि भैया हमें सरकारी नौकरी मिलेगी। तो सरकारी नौकरी मिलेगी, किस कारण से सरकारी नौकरी? भाई सीधी सी बात, नौकरी करने का एक ही मतलब है कि हमें पैसा प्राप्त होगा। तो वही है कि आपका जो एक स्रोत है मुख्य, वह क्या होगा? नौकरी होगा। तो इसी तरीके से हर एक व्यक्ति के अपने इनकम के स्रोत होते हैं। राज्य सरकार भी आप भी जानते हैं इतना रोड बनाती है, आपके लिए बिजली व्यवस्था करती है, नाली सड़क खरंजा, आपका चुनाव, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसका पैसा कहाँ से आता है? आपने कभी सोचा कि आपके गांव में जो विद्यालय बना है या जो आप लोगों को जो वेतन वगैरह दिया जाएगा, ये कहाँ से दिया जाएगा? उसके लिए सरकार को कमाना भी तो पड़ेगा। तो सरकार इसी परिप्रेक्ष्य में क्या करती है, कुछ अलग अलग मुद्दों पे टैक्स वगैरह लगाती है या कुछ कर वगैरह लगाती है। तो उन्हीं करों की जब बात की जाए तो एक कर हमारे यहाँ पे खासा ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे आजकल अगर इसको नाम दिया जाए तो उसको हम किस रूप में देख पाते हैं? तो हमारे यहाँ पे आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ पर सीधे शब्दों में राज्य सरकार को जो राजस्व या फिर आय प्राप्त होता है वह मुख्य रूप से आप कह सकते हो कि व्यापार कर से। किससे? व्यापार कर, व्यापार, या जिसको आज हम लोग जीएसटी के रूप में कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रदेश सरकार को जब हम बात करते हैं किसके रूप में, आय का सबसे बड़ा स्रोत, तो ये किससे प्राप्त होता है? तो सबसे बड़ा जो भाग प्राप्त होता है वह आज आपके व्यापार कर से, क्योंकि व्यापार कर हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा है। और व्यापार के परिप्रेक्ष्य में आज आपका जीएसटी के बारे में आप भी जानते हैं, 101 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसके अनुसार क्या हुआ, 1 जुलाई से ये लागू हुआ। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ऐसी बात नहीं है कि केवल जीएसटी से प्राप्त होता है, जीएसटी से सबसे ज्यादा प्राप्त होता है। इसके अलावा मालगुजारी भी हमें प्राप्त होती है। मालगुजारी के अलावा आप एक्साइज ड्यूटी की भी बात करते हैं, आपके केंद्र सरकार के द्वारा कई बार सहायता वगैरह भी मिलती है। लेकिन जो मुख्य हिस्सा होता है वो आपके जीएसटी व्यापार कर से प्राप्त होता है। बेसिक अगर देखा जाए तो एक और ध्यान रखिएगा, व्यापार के परिप्रेक्ष्य, क्योंकि यहाँ पर राज्य सरकार के आय की बात की गई है, तो एक बिंदु आपके संदर्भ में कई बार आपने सुना होगा, जीडीपी,
आज जीडीपी की जब बात की जाए तो राज्य की जो जीडीपी है वो देश की जीडीपी का कितना है? देश की जीडीपी का आप कह सकते हो कि 8% है। देश की जीडीपी का यह 8% हिस्सा रखता है। अब बात आती है जीडीपी में, दो चीज ध्यान रखिएगा। हमारे 75 जिले आपको दिख मिलते हैं, तो 75 जिले में कौन से जिले की जीडीपी सबसे ज्यादा है? तो ध्यान रखिएगा, आपका गौतम बुद्ध नगर जिला जो है उसका सबसे ज्यादा जीडीपी है। गौतम बुद्ध नगर जिले का सबसे ज्यादा जीडीपी है। और सबसे कम की जब बात की जाए तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है श्रावस्ती। तो श्रावस्ती की जब बात की जाए तो श्रावस्ती की जीडीपी सबसे कम है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। और इसी कारण से हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा जो अमीर व्यक्तियों की संकल्पना होगी वो कहाँ होगी? गौतम बुद्ध नगर में। सबसे ज्यादा गरीब व्यक्तियों की संकल्पना, जिनकी इनकम कम है, वो आपके श्रावस्ती से। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारी सरकार क्या करती है, एक स्टाम्प शुल्क वसूलती है, और स्टाम्प शुल्क से भी क्या होता है, सरकार को एक अच्छा खासा रेवेन्यू प्राप्त होता है। तो बात आती है सबसे ज्यादा कहाँ पे रेवेन्यू हुआ, तो ये मेरठ मंडल में आपको मिलता है। और बात आती है फिर सबसे कम कहाँ पे हुआ, तो ये ध्यान रखिएगा बस्ती मंडल में। तो बस्ती मंडल में सबसे कम स्टाम्प शुल्क बेचे गए, और मेरठ मंडल की जब बात की जाए तो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टाम्प बेचे गए। तो इससे भी सरकार को क्या होता है, इनकम प्राप्त होता है। बहरहाल कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया? उत्तर प्रदेश में राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया? राज्य योजना आयोग वही योजना आयोग जो केंद्र सरकार की योजना आयोग थी। अगर इसकी बात की जाए तो इसका गठन कब किया गया, तो ये खासा ध्यान रखिएगा 1971 में। क्योंकि केंद्र सरकार की जब बात की जाए तो केंद्र सरकार के परिप्रेक्ष्य में आपने सुना होगा केंद्र में योजना आयोग जो गठित हुआ था वो कब गठित हुआ था, तो ये आपके 1950-51 में गठित हुआ था। और लेकिन अगर इसकी बात की जाए तो इसके तर्ज पर क्या हो गया है, अभी आपने सुना होगा इसके स्थान पे खास करके अब हमारे यहाँ पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। और नीति आयोग की जब बात की जाए तो नीति आयोग का गठन कब हुआ, यह आपके 1 जनवरी 2015 को किया गया। परिप्रेक्ष्य में आप भी जानते हैं तब भी इसका अध्यक्ष जो था वो प्रधानमंत्री हुआ करता था। अब नीति आयोग का भी जो अध्यक्ष है वो आपका प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है, बेसिक ये तो बात हो गई योजना आयोग को लेकर के। तो राज्यों ने भी क्या कहा कि जिस तरीके से योजना आयोग केंद्र का है, जो केंद्र सरकार के लिए 5-5 साल का रोड मैप तैयार करता है, उसी तरीके से राज्यों के पास भी अपना योजना आयोग होना चाहिए। तो राज्यों के योजना आयोग का मंतव्य क्या होगा कि राज्य के परिप्रेक्ष्य में ये जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था होती है, जिनमें जिला परिषद, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत, तो उनके लिए टारगेट सेट करना जिला वगैरह के लिए, इसके लिए राज्य योजना आयोग का गठन किया गया। कब? 1971 में। हालांकि अभी यूपी सरकार ने इसको क्या किया है, परिवर्तित कर दिया। अब इसका नाम कर दिया गया है राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या? राज्य पुनर्गठन योजना आयोग का नाम अब इसे नाम दे दिया गया है। क्योंकि आप भी जानते हैं जैसे केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से डिजॉल्व किया, तो उसी तरीके से अब इसको क्या किया गया, पुनर्गठन योजना आयोग के रूप में इसका नाम कर दिया गया। ठीक है, बेसिक अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि बुंदेलखंड विकास निगम, इसकी स्थापना कब करी गई? हमारे यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में अलग अलग आयोग होते हैं जो खास करके देखिए, पहली बात तो उत्तर प्रदेश का हमें डेवलपमेंट करना है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अलावा हमें कुछ विशेष क्षेत्रों का डेवलपमेंट करना है। जैसे आप भी जानते हैं हमारा पश्चिमी यूपी सबसे ज़्यादा विकसित माना जाता है, अच्छी बात है। लेकिन पश्चिमी यूपी के अलावा क्या पूर्वांचल की गलती है, वो विकसित नहीं है, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है इसको डेवलप करे। फिर चलो ठीक है, पूर्वांचल में खेती बाड़ी हो जाती, थोड़ा सा डेवलपमेंट हो गया, तो पूर्वांचल के अलावा बुंदेलखंड जो सबसे ज़्यादा पिछड़ा है उसकी भी डेवलपमेंट की जरूरत होती है। तो इसी कारण से अलग अलग क्षेत्रों के डेवलपमेंट के लिए कुछ आपके निगम जो उस क्षेत्र में विशेषतः काम करें, तो इसी परिप्रेक्ष्य में यह आपका निगम डेवलप किया जाता है 2008 में। नाम दिया जाता है बुंदेलखंड विकास निगम। जैसे आपने नाम सुना होगा हमारे यहाँ पर खास करके पूर्वांचल विकास निगम, जैसे आपने सुना होगा पश्चिमी यूपी को लेकर के, जैसे आपने मध्य यूपी का नाम सुना है, उसी तरीके से बुंदेलखंड विकास निगम जो बुंदेलखंड क्षेत्र के डेवलपमेंट की बात करता है। हालांकि बुंदेलखंड के बारे में तो अभी आपने नाम सुना होगा, काफी चर्चा का था, बीडा। क्या नाम दिया गया है? खास करके बुंदेलखंड, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो हमारे यहाँ पे अभी राज्य सरकार के परिपेक्ष की जब बात की जाए तो राज्य सरकार के द्वारा बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बीडा का डेवलपमेंट किया जा रहा है, जो खास करके एक तरीके से कह सकते हो कि ये क्या होगा, ये एक प्रपोज्ड सिटी स्थापित की जा रही है। जैसे आपका नोएडा है, ठीक है, तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा को आपने देखा है जो पूरी तरीके से एक वेल डेवलप्ड सोसाइटी, एक वेल डेवलप्ड शहर के रूप में, इंडस्ट्रियल जोन के रूप में स्थापित किया गया। तो बुंदेलखंड की भी प्रतिभा को क्या किया जाए, विश्व लेवल पर पहचान दिलाई जा सके, उसके लिए बीडा का डेवलपमेंट किया जा रहा है। ठीक है, आगे की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस एक पंचवर्षीय योजना में हमें कृषि का सबसे ज्यादा विकास देखने मिलता है। कृषि विकास की जब बात की जाए तो सबसे ज्यादा 9वीं, 10वीं, 11वीं या फिर आपके 12वीं। हमारी यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के परिप्रेक्ष्य किस एक पंचवर्षीय योजना में कृषि का विकास सबसे ज्यादा देखने मिलता है। कृषि का विकास सामान्यतः आप भी जानते हैं, खेती बाड़ी की जब बात की जाए तो
सबसे पहला जो आपने पंचवर्षीय योजनाओं का आधार देखा था, तो पहली पंचवर्षीय योजना में खेती-बाड़ी की बात की गई थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित थी? तो दूसरी योजना थी औद्योगिकरण के लिए। तो यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में विकास का जो स्तर है वो 10वीं में देख मिलता है। ठीक है, तो पहली पंचवर्षीय योजना के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर खेती-बाड़ी का विकास। वैसे देश की जब बात की जाए तो देश आप जानते हैं पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वह कृषि के ऊपर आधारित थी, जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना की जब बात की जाए तो उसका संबंध किससे था? उसका नाम था औद्योगिकरण। औद्योगिकरण की जब बात की जाए तो तीव्र औद्योगिकरण ये आपको दिख मिलता है। खासा आपने सुना भी होगा जिसके रूप में हम जानते हैं महानबोलिस मॉडल। ठीक है, तो महानबोलिस मॉडल का नाम दिया जाता है। इवन इसी परिप्रेक्ष्य में आपने नाम सुना होगा किसके रूप में? जब हम यहाँ पे बात करते हैं हेराल्ड-डोमर मॉडल। क्या? हेराल्ड-डोमर मॉडल की जब बात की जाए तो इसका भी नाम देख मिलता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर पहली कृषि से संबंध थी और दूसरा था आपके औद्योगिकरण के लिए। हालांकि यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में यहाँ पे बात किया गया किसको लेकर के? सर्वोच्च प्राथमिकता। तो ये आपके 10वीं पंचवर्षीय योजना में। हालांकि ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पर अंतिम की जब बात करें तो अंतिम कौन सी है? अंतिम आपकी 12वीं होती है, खासा 2012 से लेकर के 2017 तक। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं 2015 में हमने योजना आयोग को समाप्त कर दिया था, तो इस कारण से इसके बाद अब हमारे यहाँ पर कोई योजना का पर्याय नहीं होता है। ठीक है, आगे की बात की जाए तो कौन सा व्यय व्यय वित्त समिति के समक्ष नहीं रखा जाता है। हमारे यहाँ पे आप भी जानते हैं कि राज्य सरकार क्या करती है? अलग अलग प्रकार के खर्च करती है। खास करके राज्य के अलावा केंद्र सरकार भी अलग अलग मुद्दे के ऊपर खर्च करती है, जैसे रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है या फिर बाढ़ संबंधी व्यय होता है। तो कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसको जांचा परखा जाता है कि जैसे हमने कहा कि भैया हमें पैसा दे दीजिए, एक तो हमारा कलम टूट गया, तो ये चेक किया जाएगा कि वास्तविक रूप से इन्होंने जो पैसा निकाला है उस पैसे से इन्होंने कलम खरीदा है, और कलम खरीदा भी है तो कलम आता कितने का है। ऐसा तो नहीं कि ये कलम आती है 500 रुपये की और इन्होंने कहा कि 5,000 रुपये चाहिए, तो ये थोड़ी सी जांच परख की जाती है। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो आप कह सकते हो कि जिनके ऊपर जांच की ही नहीं जा सकती है, क्योंकि वो अदृश्य क्षेत्र है। अब भाई वहाँ पे कितना खर्च लगा इसके बारे में क्या ही कहा जाए। तो इसी कारण से ऐसे क्षेत्रों की जब बात की जाए तो खासा ध्यान रखिएगा जिनमें एक नाम आता है बाढ़ संबंधी व्यय। बाढ़ संबंधी व्यय की जब बात की जाए, जैसे हमने कहा कि हमने एक नौका किराए पे ली थी। अब नौका किराए पे ली थी तो नौका वाला भैया 10 रुपये माना था कि 100 रुपये माना था, ये कौन जांच पाएगा? क्योंकि बाढ़ के समय पे तो नौका की डिमांड बढ़ जाती है। अब उस समय भले हो सकता हो नॉर्मल अवस्था में 10 रुपये किराए पे मिलती हो, लेकिन उस समय उसने कहा हो कि हम 1000 रुपया लेंगे तब ले जाएंगे। तो जान बचाओगे कि फिर यहाँ पे खर्चा बचाओगे? तो इसी कारण से ये जो बाढ़ वगैरह के समय, मतलब जो ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो उस कंडीशन में जो सरकार कुछ पैसा खर्च करती है लोगों के रिहेबिलिटेशन के लिए, खास करके जैसे बचाव कार्य की जब बात की जाए, तो उस दशा में इनके खर्च वगैरह को इनके समक्ष नहीं रखा जाता है, क्योंकि ये बात एक तरीके से कह सकते हो ये आपातकालीन व्यवस्था होती है और ये तो फ्लक्चुएट होता रहता है उस सिचुएशन के अनुसार। भाई देखो, जैसे पाकिस्तान का नाम आपने कई बार सुना है ना, पाकिस्तान में भुखमरी है, तो भुखमरी होने की दशा में वहाँ पे आपने देखा है कि आटे वगैरह का दाम किस तरीके से बढ़ गया है। अरे चलो ठीक है, पाकिस्तान छोड़ो, भारत का नाम देखो। अभी कुछ दिन पहले आपने टमाटर देखा था 200 रुपया किलो था, और अभी आपने प्याज देखा किस तरीके से 70-80 रुपया किलो पहुँच गया। तो ये तो फ्लक्चुएशन है ना, मार्केट की अवस्थिति, जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी उसका रेट बढ़ जाएगा, जिस चीज़ की डिमांड सप्लाई ज़्यादा होगी उसकी वैल्यू गिर जाएगी। तो ये तो एक सिचुएशन है। बाढ़ आने की अवस्था में सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? हाइक हो जाएंगी। भाई बाढ़ की दशा में पूरी तरीके से चारों तरफ पानी भर गया है, तो वहाँ तो पीने का पानी भी महंगा हो जाएगा ना, वैसे तो नल के तरीके से बहता रहता है। तो दोनों का अलग सिचुएशन है। तो यहाँ पे वित्त समिति के सामने ऐसे खर्च को नहीं रखा जाएगा। बाकी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य ऐसे मुद्दों को सरकार करती है तो उसे यहाँ पे जांचा परखा जाएगा। उत्तर प्रदेश के 4 आर्थिक क्षेत्रों की जब बात की जाए तो निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्र जो है वो सबसे बड़ा है? भूगोल के आधार पे अगर देखा जाए तो कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिसका एरिया सबसे बड़ा है? आपका पूर्वी, मध्य, पश्चिमी या फिर आपका बुंदेलखंड? कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां पे आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा हमें दिख मिलता है? तो आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखिएगा, हमारे पूर्वांचल की जब बात की जाए तो पूर्वांचल के पास क्षेत्रफल ज्यादा है। ध्यान रखिएगा, नंबर्स की अगर बात करें तो नंबर्स ये हैं। हमारे यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में पूर्वांचल अर्थात पूर्वी यूपी के अलावा हमारा पश्चिमी यूपी, पश्चिमी यूपी के अलावा हमारा फिर क्या आता है? मध्य यूपी और फिर आपका क्या आता है? बुंदेलखंड। ठीक है, तो ये 4 नाम आपको दिख मिलते हैं। अब अगर इनको एरिया के अनुसार देखा जाए तो एरिया इनमें ज्यादा है, लेकिन जिलों की जनसंकल्पना है। पूर्वांचल में 28 जिले हैं, पश्चिमी यूपी में 30 जिले हैं,
आपके मध्य यूपी की जब बात की जाए तो 10 जिले हैं, और बुंदेलखंड की जब बात की जाए तो इनमें 7 जिले हैं। तो जिलों के हिसाब से कौन बड़ा है? जिलों के हिसाब से तो पश्चिमी यूपी है, लेकिन पश्चिमी यूपी में जिले कौन से? वही शामली, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, छोटे छोटे जिले हैं, अमरोहा वगैरह। लेकिन जब हम बात करते हैं पूर्वी यूपी में, तो पूर्वी यूपी में बड़े बड़े जिले आपके शामिल होते हैं, जैसे सोनभद्र है, जैसे आपका गोरखपुर है, जैसे आपका फैजाबाद है। तो कुछ बड़े जिले जो हैं वो आपके पूर्वी यूपी में हैं। तो पूर्वी यूपी का एरिया ज़्यादा है, जिलों की संख्या कम है 28, और पश्चिमी यूपी में छोटे छोटे किन्नू किन्नू टाइप के जिले हैं, लेकिन इनके जिलों की संख्या ज़्यादा है, क्षेत्रफल इनका कम होता है। तो आर्थिक क्षेत्र के हिसाब से अगर हम भौगोलिक की बात करें तो भौगोलिक हमारा क्या होता है? पूर्वी यूपी का सबसे बड़ा है। हाँ, अगर हम समृद्धि की बात करेंगे तो इसका संदर्भ जरूर होगा, क्योंकि पश्चिमी यूपी जो है हमारा, पश्चिमी यूपी क्या है? समृद्ध ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा समृद्ध हमारा यूपी का जो एक एरिया है वो पश्चिमी यूपी देख मिलता है। उसके एवज में पूर्वी कम समृद्ध है और बुंदेलखंड तो और भी कम समृद्ध है। ठीक है, बेसिक बात की जाए तो एक नाम हमारे सामने आता है कि उत्तर प्रदेश शासन में जो एजेंडा 195 है, यह किससे संबंधित देख मिलता है? करते हुए हमारे यहाँ पर खास करके एजेंडा 195, एजेंडा 195 की जब बात की जाए तो उसका संबंध किससे है? ये रोजगार से संबंधित है, ये शिक्षा से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है, या फिर आपके अवस्थापना से संबंधित है? हमारे यहाँ पर एजेंडा 195। आज एजेंडा 195 की जब बात की जाए तो इसकी संकल्पना क्या है, ये खासा ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ पे सरकार का मानना है कि हमें क्या करना है? इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। देखिए, एक बड़ी सी फैक्ट्री हम लगा देंगे तो बड़ी सी फैक्ट्री से क्या होगा? लोकल में काम करने वाले जो मलहू होंगे उनको वहाँ पे नौकरी मिलेगी। नौकरी मिलेगी तो वो बड़े शहर की तरफ नहीं जाएंगे, मतलब पलायन रुकेगा। नौकरी की दशा में उन्हें क्या होगा? मासिक पेमेंट मिलेगा। तो मासिक पेमेंट मिलेगा, खर्च मतलब आप कह सकते हो इनकम होगी। इनकम होगा तो वो अपने घर परिवार में पोषण की सुरक्षा करेंगे। पोषण की सुरक्षा करेंगे मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन खाएंगे, तो उस दशा में क्या होगा? उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा होगी। स्वास्थ्य सुरक्षा होगी, इसका मतलब वो हट्टे कट्टे होंगे। अर्थात यहाँ कहीं ना कहीं एक काम करके हम कई सारे पर्यायों को डेवलप कर पाएंगे, पलायन को रोक पाएंगे, स्वास्थ्य संबंधित बीमारियों को लेकर के, या उनके लाइफ स्टाइल की जब बात की जाए उसे चेंज कर पाएंगे। तो अवस्थापना विकास के लिए हमें एजेंडा 195 देखने को मिलता है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा हमारे इसी यूपी को आधारित करते हुए कि उत्तर प्रदेश का कौन सा विभाग कर वसूली में दूसरा स्थान रखता है? उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा विभाग है जो कर वसूली में खास करके दूसरा स्थान रखता है? जैसे अभी आपने देखा कि हमारे यहाँ पर व्यापार कर सबसे ज्यादा व्यापार कर हमारे यहाँ पर देख मिलता है राजस्व के स्रोत के रूप में। लेकिन अगर बात की जाए तो कलेक्शन के मामले में जो दूसरा स्थान है, अगर इसको हम कैटेगराइज करें तो उसका नाम किससे होता है? तो खासा ध्यान रखिएगा हमारे यूपी में ये जो दारू की बात की जाती है, आबकारी। तो आबकारी की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा अगर कोई टैक्स वसूलता है तो दारू का नाम ध्यान रखिएगा। ओ माय गॉड, शराब। शराब या फिर जिसको हम क्या कहते हैं, दारू के रूप में जानते हैं, क्योंकि आपने हमेशा देखा होगा हर चौराहे पे देखने मिलता है सरकारी कच्ची शराब की दुकान, और उसके बाद क्या होता है? मॉडल देसी शराब की दुकान। नहीं, मॉडल देसी कहाँ होगा? मॉडल अंग्रेजी शराब की दुकान, या फिर जिसको हम बियर शॉप वगैरह के रूप में जानते हैं। दारू। सरकार को भी पता है कि स्वास्थ्य नुकसान होता है, दुनिया भर को पता है कि ये जो बीड़ी सिगरेट दारू हैं इनसे कितना नुकसान होता है, लेकिन हर साल इसके लिए टेंडर निकलता है, जानकारी भी दी जाती है, ऐड भी दिया जाता है, लेकिन फिर भी इसका क्या होता है? ब्रांडिंग किया जाता है। आज तो आपने देखा होगा कितने फेमस कलाकार हैं, कितने बड़े बड़े लेवल के व्यक्ति हैं जिनका भी संबंध हमें इससे देख मिलता है। इसी कारण से 2-3 लोगों से हमें बहुत हेट होता है, दिल की बात बता रहे हैं। वैसे तो देखने में बहुत अच्छे हैं, व्यक्ति की जब बात की जाए तो निर्विवाद रूप से हम कह सकते हैं कि वो बड़े फेमस पर्सनालिटी भी हैं और समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। लेकिन हमें लगता है कि पैसे की लोलुपता इतनी नहीं होनी चाहिए कि आप उस कार्य को करें। खास करके हमारे भारत रत्न सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है सचिन तेंदुलकर जैसे व्यक्ति, MSD। लगभग हमें नहीं लगता कि आप सब में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उनका फॉलोअर ना हो। ऐसे लोगों से थोड़ी अपेक्षा की जाती है कि जो एक युवा वर्ग है, कम से कम आप लोग उनका थोड़ा सा सपोर्ट करिए। आज बेरोजगारी की दशा में आप उनको किसका सपना दिखाते हैं? करोड़पति अरबपति बनने का सपना दिखाते हैं, ड्रीम 11। जुआ है सीधे शब्दों में, भाई जुआ ही तो है। आप बताइए, अभी विश्व कप प्रतियोगिता हुई थी, कितने लोगों ने कितने पैसे लगाए और कितना पैसा मिला? कमाने का काम कौन की? कंपनी ने किया। इन लोगों ने क्या किया? ऐड लेकर पैसा लिए और चले गए कि विदेश में टूर बनाने। भाई युवा है, आपकी फॉलोअर है, आपको मानती है, आपकी बातों को समझती है, तो उन्हें गलत रास्ता तो ना दिखाइए। यही लोग वो जुआ केसरी का प्रचार करते हैं। ठीक है यार, जुआ केसरी अच्छी बात है, कंपनी ने स्थापित किया है, उसे बेचने दो। सरकार हमारी निठल्ली है जो कहीं ना कहीं टैक्स के लिए इसको प्रमोट करती है।
कम से कम आप लोग तो इससे दूर रहो। क्योंकि आप लोगों का मंतव्य हम यूँ ना करें, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है भाई। देखो, हम भी गलत नहीं मानते, हम भी चाहते हैं कि हम भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएँ, और इवन आपसे भी कहते हैं कि ध्यान रखिएगा, पैसा खूब कमाइएगा, क्योंकि दुनिया केवल उसी को सलाम ठोकती है ना जिसके पास संपत्ति होती है, योग्यताओं की कोई वैल्यू ना होती है। तो पैसा कमाइए, गलत तरीके से ना कमाइए। गलत तरीका जो होता है ना, ये थोड़ा-सा गलत होता है। पैसा कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, युवाओं को बरगला करके ये दारू का प्रचार, ये बीड़ी का प्रचार, ये सिगरेट का प्रचार, ये थोड़ा-सा गलत होता है, क्योंकि आपको युवा मानती है, आपको समझती है। आपको इनको रास्ता दिखाना है तो दुनिया भर के रास्ते हैं, बताइए ना कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करिए, ये इस विषय में आप अध्ययन करिए, एआई का अध्ययन करिए, या हो सके खेल प्रतियोगिताओं में। आप लोग भी तो बहुत आगे गए हैं, आखिर खेल के ही गए ना। तो आप यूँ ना बताइए कि ये क्रिकेट की श्रृंखला ऐसे होती है, ये बैडमिंटन ऐसे खेला जाता है। आप क्यों ना बताते हैं कि ओलंपिक में जाने के लिए क्या रास्ता है, एशियन गेम में कैसे पहुंचा जाता है, कौन-कौन से खेल को हमारे यहाँ पे राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित की जाती है। आखिर उसमें भी तो पुरस्कार मिलता है, उसके लिए तो आप कभी नहीं प्रमोट करते हैं, उसके लिए किसको प्रमोट किया जाता है? अब भैया हम विश्व रिकॉर्डधारी हैं, तो ये हमारा लड़का है, ये लड़का है, इसको आपकी बात सेलेक्ट कर लीजिएगा, ये गलत बात है। वहाँ पे आपको थोड़ा-सा पीछे होना चाहिए। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे युवा हैं, जो बिना किसी संसाधन के आगे जाने की क्षमता रखते हैं, उनको प्रमोट करिए। हो सके तो कुछ ऐसे दैनिक कार्य करिए जिस कारण से आपको भी नाम मिले और साथ ही साथ युवाओं को एक नया रास्ता मिले, क्योंकि ये आपको अपना आदर्श मानते हैं। तो हमें लगता है कि पैसे के लिए ऐसा बिहेव करना बड़ा गलत होता है, क्योंकि आपने उस खिलाड़ी का नाम देखा था ना, कि उसे पता है, जबकि आप भी जानते हैं कि ये जो आपके पेय पदार्थ होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिव पदार्थ अधिक मात्रा में नहीं पाया जाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि लंबे समय तक सेवन करते हैं तब नुकसानदेह होता है। उसने जैसे ही देखा कि विश्व जहाँ पे उसे देख रहा है, उस दशा में उसने क्या किया, उस बोतल को केवल नीचे रख दिया था। एक आदर्श उसने स्थापित किया। तो शायद आज दुनिया के महानतम खिलाड़ियों में उसका नाम भी लिया जाता है, और इस बात के लिए काफ़ी चर्चा हुई, उसकी वाहवाही हुई। हमें लगता है कि आप लोगों से थोड़ा-सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा अपेक्षा रखी जाती है। थोड़ी-सी आप लोग भी खास करके अपने भारत के युवाओं के बारे में सोचिए। जिस तरीके से आप अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, आप चाहते हैं ना कि आपका बेटा आगे जाए, आपकी बेटी नाम कमाए, तो ये भी तो आपके बेटे ही बेटी हैं। आखिर इनके भविष्य को आप गर्त में ढकेल करके क्या एक असीम ऊँचाई को प्राप्त कर पाएँगे? जहाँ पे भी रहेंगे, क्या आपको लगेगा कि आपका अंतर्मन आपको संतुष्टि दे पाएगा? कभी नहीं। तो थोड़ा-सा इनकी तरफ भी ध्यान दीजिए। ये जो नकारात्मक तत्व होते हैं, उनकी तरफ हम बचने की कोशिश करते हैं। बाकी पॉज़िटिव चीज़ें हैं, उसको आप प्रमोट करिए। हमने तो देखा है, हमारा नीरज चोपड़ा, भाई गोल्डन बॉय है, सच्ची बता रहे हैं। उसके अलावा हमें कोई समझ ही ना आता है। उस गोल्डन बॉय ने आज तक कोई नेगेटिव प्रचार किया हो? करता भी है तो किसका? दूध, दही, मक्खन, घी का करता है। खाइए, बढ़िया से बॉडी बनाइए, वो संकल्पना होनी चाहिए। ये दारू, सिगरेट का नाम, ये थोड़ी-सी नकारात्मक होती है। बहरहाल, सरकार की बात कहाँ से कहाँ पहुँच गए। सरकार के परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखिएगा, आबकारी जो संकल्पना होती है, वो सरकार का सबसे ज़्यादा राजस्व कमाने का स्रोत होती है। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में निबंधन प्रणाली की जब बात की जाए तो यह व्यवस्था कब लागू की गई? ये 1973 में, 1875 में, 1775 में, या फिर आपके 1885 में हमारे यहाँ पर निबंधन प्रणाली। तो बेसिक अगर देखा जाए तो रजिस्ट्रेशन सिस्टम, बेसिक अगर देखा जाए तो यह व्यवस्था 1773 से आपके लागू की गई है। रजिस्ट्री प्रणाली की जब बात की जाए तो यह हमारे यहाँ पर 1773 से लागू किया गया। एक नाम होता है छत्रपति साहू जी के माध्यम से एक हमारे यहाँ पर हमारे युवाओं को क्या किया जाता है, छात्रवृत्ति दी जाती है। और इस छात्रवृत्ति की जब बात की जाए तो यह छात्रवृत्ति हमें संबंधित देखने को मिलती है। अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति या फिर सामान्य वर्ग। छत्रपति साहू जी महाराज तो आप भी जानते हैं, मराठा शासकों में इनका काफ़ी प्रमुख नाम होता है, और इनके नाम से संयोग से हमारे कानपुर में क्या है, एक विद्यालय भी है। तो कानपुर में एक विद्यालय भी देखने मिलता है, और कानपुर के अलावा अगर देखा जाए तो इन्हीं के माध्यम से हमारे खास करके ओबीसी वर्ग के जो युवा होते हैं उनको क्या दिया जाता है, स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो स्कॉलरशिप के लिए खासा ध्यान रखिएगा, यह छत्रपति साहू जी महाराज किसको दिया जाता है, जो हमारे यहाँ पर ओबीसी वर्ग है। ओबीसी वर्ग की जब बात की जाए तो हायर एजुकेशन के लिए, आगे की पढ़ाई जारी करने के लिए यह आपका क्या होता है, योजना दिया जाता है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की स्थापना कब करी गई? एक्चुअली आप भी जानते हैं, हमारी सोसाइटी जो है वो एक विशेष समूहों से बन करके हमें देखने को मिलती है, जिसमें जनरल होते हैं। जनरल मतलब एक तरीके से कह सकते हो जो तथाकथित डेवलप है। इसके बाद उसी समाज में एक ऐसा वर्ग जो काफ़ी पीछे रह चुका है डेवलपमेंट मुख्य धारा में। इसके अलावा और उसी में आपने देखा होगा खास करके जैसे महिलाओं की अवस्थिति, बच्चों की स्थिति, युवाओं की अवस्थिति या दिव्यांगों की स्थिति, तो उसको बढ़ाने के लिए सरकार क्या करती है, इनके लिए कुछ ऐसे विशेष कल्याण विभाग की स्थापना करती है, ताकि जो मुख्य धारा में अभी शामिल नहीं है उसको किस तरीके से और
पुशअप दिया जा सके ताकि वह भी मुख्य धारा में अपना एक विशेष रोल अदा कर पाए। तो इसीलिए एक पिछड़ा वर्ग आपका विभाग स्थापित किया जाता है कल्याण आयोग के रूप में। और इसकी जब बात की जाए तो इसकी संकल्पना 1995 में हमें देखने मिलती है, जो खास करके एक विशेष वर्ग जो अभी मुख्य धारा में काफ़ी पीछे है उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सके, उनकी ज़रूरत क्या है, ज़रूरत के अलावा उनके संदर्भ में खास करके उनके ज़रूरत के अलावा अगर उनकी बात की जाए तो उनके लिए क्या नए नए कार्य किए जाने हैं, अगर उनकी बात की जाए नए योजना वगैरह की जब बात की जाए, या फिर उनकी स्थिति क्या है, उनकी स्थिति को भी जांचा जा सके और उनकी संख्या का है। संख्या क्यों? क्योंकि उससे हमें एक अंदाजा मिलेगा कि किस लेवल पे हमें उनके लिए कार्य करना है। तो उन्हीं सारी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए या आपके विभिन्न प्रकार के विभाग, आपके आयोग वगैरह स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है जवाहर नक्षत्रशाला, ये कहाँ पे आपको मिलता है? जवाहर नक्षत्रशाला यूपी के परिप्रेक्ष्य में कहाँ पे? लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर या फिर आपके बरेली में। खासा जवाहर नक्षत्रशाला। नक्षत्रशाला आप भी जानते हैं हमारे यहाँ पर तारा मंडल को कहा जाता है। आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में कई सारे तारामंडल हैं। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 4 तारामंडल हमें देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ पे स्थित है? तो एक आपने नाम सुना होगा वीर बहादुर सिंह के नाम से। वीर बहादुर सिंह के नाम पे कहाँ से समर्थित है? तो ये आपके गोरखपुर में स्थित है। गोरखपुर में वीर बहादुर सिंह के नाम से एक तारामंडल स्थित है। वीर बहादुर के अलावा अगर देखा जाए तो एक आपने नाम सुना होगा आर्यभट्ट के नाम से। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, ये कहाँ से समर्थित है? तो आर्यभट्ट के नाम से यह रामपुर में देख मिलता है। रामपुर में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला। रामपुर के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे एक और नाम ध्यान रखिएगा, खास करके आपने नाम सुना होगा किसके रूप में? जब हम बात करते हैं जवाहर नक्षत्रशाला, तो जवाहर नक्षत्रशाला कहाँ से संबंधित है? तो जवाहर नक्षत्रशाला की जब बात की जाए तो जवाहर का संबंध कहाँ से है? ये प्रयागराज से है। और यहीं पर देखा जाए तो एक नाम आपने सुना होगा इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला की जब बात की जाए तो ये कहाँ पर? यह आपकी राजधानी लखनऊ में देखने को मिल जाता है। तो हमारी यूपी में 4 वर्तमान में नक्षत्रशाला है। जवाहर की जब बात की जाए तो ये प्रयागराज से संबंधित है। हालांकि सरकार ने बोला है कि हमारे यहाँ पर 2 और आपके स्थापित किए जाएंगे, आगरा और मेरठ लोकेशन में। बाकी अगर देखा जाए तो यूपी में ही खासा ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पर 2 मोबाइल नक्षत्रशाला भी है। मोबाइल की संकल्पना मतलब आप कह सकते हो कि मोबाइल का आधार जो है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये ऐसे नक्षत्रशाला होते हैं जो किसी रिमोट एरिया में आते जाते रहते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें कनेक्टिविटी का एक आधार होता है, किसी दूराज क्षेत्रों में ले जाकर के आपके जो अंतरिक्ष होती है उनकी संकल्पनाओं वगैरह के बारे में अध्ययन कराया जाता है। ठीक है, कहा जाता है कि बताइएगा उत्तर प्रदेश में कितने पेटेंट सेल आपको दिख मिलते हैं? हमारे यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में कितने ऐसे पेटेंट सेल हैं जो हमें देखने को मिलते हैं? पेटेंट सेल की जब बात की जाए तो 5, 6, 7 या फिर आपके 8 पेटेंट सेल। बेसिक अगर देखा जाए तो ये होते हैं कुल 5। ठीक है, पेटेंट सेल की जब बात की जाए तो ये हमें 5 देख मिलते हैं। एक नाम आता है कि उत्तर प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड। आज जैव प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड की जब बात की जाए तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? जैव प्रौद्योगिकी तो आप भी जानते हैं आज की संकल्पनाओं में हमारी सबसे बड़ी जरूरत क्या हो गई है? टेक्नोलॉजी। लेकिन टेक्नोलॉजी में भी हम खास क्या करें? अपने एनवायरनमेंट को साथ लेकर के चले। हमारा जो सतत विकास का एक कॉन्सेप्ट है उसकी बात की जाती है, तो उसके लिए बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड आपका स्थापित किया गया है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं उनका नाम खास करके ध्यान रखिएगा। उसकी अध्यक्षता की जब बात की जाए तो उसकी अध्यक्षता खास करके लखनऊ में किया जाता है। और सामान्य तरीके से आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर जो सीएम होता है वह क्या करता है? इसकी अध्यक्षता करता है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सूचना औद्योगिक नीति कब आपके लागू की गई? सूचना औद्योगिकी की जब बात की जाए तो इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रियल पॉलिसी। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन संचार क्रांति, तो संचार क्रांति के पहलू में जैसे आपने देखा मोबाइल फोन, जैसे आपने टेलीविजन, जैसे आपने रेडियो, आज आप इंटरनेट को देख पाते हैं। तो इन्हीं सारे बिंदुओं को लेकर के औद्योगिक नीति आपकी जारी की जाती है 2002, 2003, 2004 या फिर 2005। तो ये ध्यान रखिएगा 2004 में क्या किया जाता है? इस सूचना औद्योगिक नीति को लागू किया जाता है, जिसके माध्यम से हमें क्या करना है? सीधे शब्दों में संचार क्रांति करना है। संचार क्रांति चाहे वो आपके टेलीविजन के माध्यम से हो, चाहे आपके मोबाइल फोन के माध्यम से हो, या फिर आज का जो आपका इंटरनेट है तो इंटरनेट वगैरह के माध्यम से। ठीक है, तो औद्योगिक नीति की जब बात की जाए तो सूचना प्रौद्योगिकी की जब बात की जाए तो ये प्रमुख रूप से दिख मिलता है। एक नाम होता है उत्तर प्रदेश में ई विलेज योजना। यह किससे संबंधित आपको दिख मिलता है? ई विलेज। ई विलेज की जब बात की जाए तो कौशाम्बी से, श्रावस्ती से, गोरखपुर से या फिर आपके इलाहाबाद से। ई विलेज, ई विलेज का जो कॉन्सेप्ट होता है वो अपने आप में काफ़ी यूनिक होता है, क्योंकि इसकी जब बात की जाए तो इसका मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक विजल। जब हम बात करते हैं ना अपने पूरे भारत को, तो हम क्या कहते हैं? वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है कि एक अप्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने क्या है? दूसरी कंट्री है और उसके साथ हमारा जुड़ाव। लेकिन इसकी जब बात की जाए तो ये ई विलेज का मतलब क्या है? कि इलेक्ट्रॉनिक मतलब इंटरनेट के माध्यम से स्थापित एक आपका विशेष संदर्भ। तो इसकी जब बात की जाए तो पहली बार इसकी शुरुआत
कौशाम्बी से किया गया था। और इस ई विलेज माध्यम से क्या होता है, हमारे राज्य सरकार, केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं वगैरह होती हैं उनका लाभ बेसिकली दिख मिलता है। जैसे आपने सुना भी होगा, हमारे यहाँ पर जब हम बात करते हैं, चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र हो, या आपका आधार कार्ड हो, या आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, या फिर आपके पेंशन वगैरह होते हैं, इन सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, इसके माध्यम से आपका बनाया जाता है। तो आप कह सकते हो कि जो हमारी पंचायतों में खास करके सहज जन सुविधा केंद्र की जब बात की जाती है, तो जन सेवा केंद्र का जो एक आधार होता है वह प्रमुख रूप से आपको मिलता है, जिसको हम CSC के रूप में जानते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर। उसके माध्यम से यह व्यवस्था हमें दिख मिलती है। ठीक है, कहा जा रहा है, एक प्रश्न है कि मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग योजना हमारे यहाँ पर कब चालू की गई? मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग योजना की जब बात की जाए तो ये कब चालू किया गया? तो खासा ध्यान रखिएगा, ये चालू किया गया था 2005 में। कब? 2005 की जब बात की जाए तो इस टाइम पे मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग योजना की शुरुआत की गई थी। मंतव्य क्या था? सीधे शब्दों में मुख्यमंत्री क्या करता है, ग्राम स्तर पर जो बेरोजगार युवा होते हैं, क्या बेरोजगार युवाओं की जब बात की जाए, खास करके पढ़े लिखे युवा, उनको क्या किया जा सके, स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाए। लेकिन अब स्वरोजगार वो करना तो चाहते हैं, पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से मिले? तो उस दशा में मुख्यमंत्री क्या करता है, इनको खास करके सब्सिडी के आधार पे लोन वगैरह या ऋण वगैरह मुहैया कराता है, ताकि ये लोग गांव स्तर पे भी अपना खुद का रोजगार जारी कर पाए। और इससे क्या होगा, अपना रोजगार तो करेंगे ही करेंगे, 2-4 लोगों को और भी रोजगार प्राप्त होगा। कहा जा रहा है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने विशेष क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं? तो विशेष क्षेत्र की जब बात की जाए तो विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कितने हैं? तो खासा ध्यान रखिएगा, इनकी जो संख्या है वो आपको 5 देखने को मिलती है। तो उत्तर प्रदेश में विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की जब बात की जाए तो इनकी संख्या क्या है, 5 हो जाती है। वैसे विशेष क्षेत्र की जब बात की जाए तो आपने सुना होगा, जैसे नोएडा का नाम ग्रेटर नोएडा, आपके सीडा का नाम, आपने गीडा का नाम, ऐसे विशेष नामों को नाम दिया जाता है। हालांकि ये तो विशेष क्षेत्र की जब बात की जाए तो सेम किसके रूप में जानते हैं, स्पेशल एरिया डेवलपमेंट। लेकिन हम जब बात करते हैं विकास प्राधिकरण तो उसका संदर्भ अलग होता है। ठीक है, तो विकास प्राधिकरण का भी नाम ध्यान रखिएगा और यहाँ पर विशेष क्षेत्र का भी नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो इनका नाम जैसे गीडा, गीडा के अलावा जैसे नोएडा, नोएडा के अलावा जैसे ग्रेटर नोएडा, और ग्रेटर नोएडा के अलावा जैसे आपने सीडा, तो इस तरीके से आपने नाम सुना होगा। जैसे आपने LDA वगैरह का नाम सुना है। तो ये सारे संदर्भ हमारे क्या होते हैं, विशेष पर्याय में दिख मिलते हैं। ठीक है, तो आज की संकल्पना, आज के विषय वस्तु को अब हम यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहेंगे। हाँ, इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि इसके माध्यम से आपको क्लास की PDF वगैरह जरूर प्राप्त हो जाएगी। कोई संदेह होता है तो उसे भी बताने की कोशिश करेगा। और ध्यान रखिएगा, अकेले चले हैं तो आप सबका मनोबल चाहिए, आप सबका सहयोग चाहिए। और इसी कारण से हम बार बार कहते हैं कि सेशन में जुड़े हैं तो इस सेशन को लाइक भी करेगा, सेशन को अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी करेगा, चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। ठीक है, आज के विषय संकल्पना, आज के विषय बिंदु को ही समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर अपनी कल की क्लास। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट, सबा खैर।